आज का टॉपिक है हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड का मतलब होता है, हम इसे हैलोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं। किसी भी हैलोजन का हैलाइड, उसे भी हम क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन कौन से होता है और किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ वन हैलोजन विद अनदर हैलोजन। एक हैलोजन की रिएक्शन जब दूसरे हैलोजन से होगी और जो हैलोजन हैलाइड बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? इंटर हैलाइड कंपाउंड या इंटर हैलोजन कंपाउंड से बोलेंगे। जैसे एग्जांपल I2 प्लस F2, I2 और F की रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? IF3। ब्रोमीन और फ्लोरीन Br2 प्लस F2, क्या बना हमारे पास? BrF3। दोनों हैलोजन है, इसमें भी दोनों हैलोजन है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हम बोलेंगे। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं? सभी टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन से टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब इनको किस तरीके से याद रखा जाएगा तो उसे हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं। हैलोजन कौन कौन से हमारे पास अभी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये 4 टाइप के हैलोजन है। सबसे पहला पॉइंट ये है, हमें इसमें याद रखना है कि बड़े साइज वाला हैलोजन, मतलब कि जो बॉटम में होगा, टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होता है, तो बड़े साइज वाला हैलोजन छोटे साइज वाले हैलोजन के साथ अटैच हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा। छोटे साइज का हैलोजन बड़े साइज वाले हैलोजन के साथ अटैच नहीं होगा। मतलब आयोडीन की जो रिएक्शन होगी, देखते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन की जो रिएक्शन होगी वो ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन तीनों के साथ वो रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ब्रोमीन की रिएक्शन होगी ओनली क्लोरीन के साथ में और फ्लोरीन के साथ में। ठीक है, और क्लोरीन की जो रिएक्शन होगी वो क्लोरीन की रिएक्शन ओनली फ्लोरीन के साथ में होगी। ठीक है, आयोडीन किस किस के साथ बॉन्ड बना सकता है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन तीनों के साथ। ब्रोमीन किस किस के साथ जुड़ सकता है? क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ। और क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा? फ्लोरीन के साथ। और फ्लोरीन के ऊपर कोई है ही नहीं, तो फ्लोरीन किसी भी टाइप का कंपाउंड नहीं बनाएगा। और फ्लोरीन के बारे में हम वैसे भी पहले पढ़ चुके हैं कि फ्लोरीन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? ओनली -1 एंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है हमें? दूसरा पॉइंट है आयोडीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इंटर हैलोजन कंपाउंड में, वो 1, 3, 5, 7 हैलोजन 4 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, 1, 3, 5, 7। तो इसमें आयोडीन चारों टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन ओनली 1, 3 एंड 5 ऑक्सीडेशन वाला इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा। क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन ओनली 1 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएगा। और फ्लोरीन के बारे में भी हमने पढ़ा, फ्लोरीन से ऊपर कोई है ही नहीं, तो फ्लोरीन कोई भी इंटर हैलोजन कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो हमें सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट, लार्ज साइज वाला अपने से छोटे साइज वाले के साथ जुड़ सकता है, मतलब नीचे वाला हैलोजन ऊपर वाले हैलोजन के साथ जुड़ सकता है, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमें याद रखने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम I2 की बात करें। I2 के केस में कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर 1, 3, 5, 7 और हैलोजन ऊपर के तीनों। तो यहाँ फ्लोरीन के 1, 3, 5, 7, उसके बाद क्लोरीन के 1, 3, 5, 7 और उसके बाद ब्रोमीन के 1, 3, 5, 7, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। ब्रोमीन के केस में देखो कौन कौन से हैलोजन जुड़ेंगे? क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली 1, 3, 5। तो ब्रोमीन का फ्लोरीन के साथ में 1, 3, 5 और क्लोरीन के साथ में 1, 3, 5। ठीक है, क्लोरीन में सिर्फ एक ही हैलोजन होगा, फ्लोरीन, और ऑक्सीडेशन स्टेट 1 और 3। तो 1 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ClF और ClF3। ठीक है, और फ्लोरीन का कोई भी हैलोजन कंपाउंड नहीं बनेगा। तो हम इस तरीके से इंटर हैलोजन कंपाउंड्स याद रख सकते हैं कि किस किस टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में है, ये कंसेप्ट है हमारे पास जो हमें याद रखना है। वाई ClF5 एंड ClF7 नॉट फॉर्म्ड बट IF7 एंड IF5 कैन बी फॉर्म्ड। तो देखो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आयोडीन के केस में, जैसे क्लोरीन के केस में बताया गया कि क्लोरीन के केस में ओनली 1 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और आयोडीन के केस में 1, 3, 5, 7 दोनों शो करते हैं। तो यहाँ पर 5 और 7 से क्या बनाएगा, ये IF5 एंड IF7 ये बनाता है, एग्जिस्ट करता है। तो क्लोरीन के केस में ClF5 और ClF7 क्यों नहीं बनते हैं, मतलब क्लोरीन के केस में सिर्फ 1 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो क्यों होता है। तो उसका देखो रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि आयोडीन का साइज़ होता है बड़ा, ये बड़े साइज़ का आयोडीन, और क्लोरीन का साइज़ होता है छोटा, ठीक है। अब आयोडीन के केस में जब इसे हैलोजन कवर करने आएंगे, आयोडीन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो आयोडीन के केस में अगर मैं 7 हैलोजन को इससे कवर करता हूँ, तो अगर मान लो 7 हैलोजन है हमारे पास, तो आयोडीन के केस में 7 हैलोजन से ये इजीली कवर हुआ, ये आयोडीन और ये 7 हैलोजन हो गए, इसके चार आसपास 7 हैलोजन कनेक्ट हो गए। लेकिन क्लोरीन का साइज़ है छोटा, तो अगर इससे 7 हैलोजन कनेक्ट करने की बात आए तो यहाँ पर 7 हैलोजन इजीली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि छोटे साइज़ के एटम के आसपास अगर मैं 7 एटम अटैच करूँगा तो वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे डायग्राम से पता लग रहा है कि आयोडीन का साइज़ बड़ा है, तो इस बड़े साइज़ को ज़्यादा एटम कवर कर सकते हैं, घेर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे साइज़ की बात करें तो छोटे साइज़ को ज़्यादा एटम नहीं घेर सकते, इसीलिए क्लोरीन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर 5 और ऑक्सीडेशन नंबर 7 एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो रीज़न क्या होगा इसका रीज़न होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। देखिए जैसे यहाँ पर देखो, बिकॉज क्लोरीन इज स्मॉलर एटम, क्लोरीन का साइज छोटा होता है, इट कांट सराउंड 5 फ्लोरीन एटम्स ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब जैसे मैंने 5 का एग्जांपल दिया, तो ये बोल रहा है कि 5 या 7 फ्लोरीन एटम छोटे से क्लोरीन को कवर नहीं कर सकते, उसे सराउंड नहीं कर सकते। तो रीज़न क्या है, ClF5, ClF7 और BrF7 नहीं बनने का स्टेरिक हिंड्रेंस उसका रीज़न होगा। लेकिन IF5 और IF7 आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है, तो वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए IF5 और IF7 एग्जिस्ट करते हैं। अब आता है हमारे पास क्लोरीन। तो क्लोरीन के केस में हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लोरीन के केस में प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, प्रॉपर्टीज़ इसकी और केमिकल रिएक्शंस के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। देखो बहुत इजी रिएक्शंस है, सिर्फ हमें एक कंसेप्ट पकड़ना है, और वो कंसेप्ट अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें रिएक्शन के प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्लोरीन का 0 Cl2 के अंदर, और HCl जैसे कोई भी एसिड होता है, जैसे हमने HCl क्लोरीन का एसिड लिया, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, ठीक है। तो अगर किसी भी एसिड की रिएक्शन KMnO4 से कराई जाती है, या फिर ऐसा बोलो, ये हमें याद रखना है, जब D&F ब्लॉक पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से और समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी हमें सिर्फ याद रखना है कि ऐसा ही होता है। KMnO4 को अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाए तो KMnO4 जिसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। तो अगर +7 या +4 ये दोनों Mn एसिडिक मीडियम में आते हैं, एसिडिक मीडियम में आते हैं, तो ये डायरेक्टली +2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमें याद रखना है। देखो KMnO4 क्या है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब क्या है, ये अपना खुद का रिडक्शन करते हैं। तो KMnO4 और MnO2 अपना रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, +7 +4 से +2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम के लिए, बेसिक मीडियम के लिए अलग होता है, वहाँ रिएक्टिविटी अलग होती है, ठीक है। तो अब हम देखो बात करते हैं HCl + KMnO4। तो KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर +7, क्लोरीन है यहाँ पर -1 के अंदर, तो यहाँ पर Mn ने किया अपना रिडक्शन, +7 से किस में कन्वर्ट हुआ, डायरेक्टली है +2 में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Mn +2 बनेगा, ठीक है। और अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा,
और क्लोरीन ऑक्सीडेशन करके -1 से कौन सी स्टेट में चला जाएगा, Cl2, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और साथ में H2O तो हमारे पास निकलेगा ही। तो देखो सिंपल सी रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 लिया, MnCl2 बनाया, Cl2 बनाया और H2O बनाया। सेकेंड रिएक्शन देखो, NaCl प्लस KMnO4, यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर सॉल्ट लिया है NaCl, मतलब Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, साथ में लिया गया है KMnO4। ठीक है, तो Cl का ऑक्सीडेशन होकर, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर Cl का ऑक्सीडेशन होकर ये -1 से कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 0 के अंदर। ठीक है, और बोला गया है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, MnCl2 में। तो एसिडिक मीडियम के लिए हमने क्या लिया है यहाँ पर, H2SO4। H2SO4 एसिडिक मीडियम के लिए लिया गया है, तो क्या बन जाएगा यहाँ MnCl2, बचा क्या, सोडियम बचा हुआ है और SO4 बचा हुआ है, तो Na2SO4 ये दोनों मिलके बना देंगे और H2O साथ में बन रहा है। इसी तरीके से HCl और MnO2, तो Cl2 के बारे में बताया, -1 से सीधा 0 ऑक्सीडेशन नंबर, MnO2 +4 से किस में कन्वर्ट होगा, ये +2 में। ठीक है, और H2O, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, एक मिनट, KCl नहीं आएगा यहाँ पर, एक्चुअल में KCl यहाँ आएगा ऊपर, यहाँ देखो पोटेशियम है, तो ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो फर्स्ट रिएक्शन में KCl आएगा, यहाँ KCl नहीं होगा, मिस प्रिंट है थोड़ा इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो जो एक्चुअल रिएक्शंस होंगी वो क्या होंगी हमारे पास, ये रिएक्शंस होगी, यहाँ से हमें KCl हटा देना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के प्रिपरेशन का एक और मेथड है, वो है डेकन मेथड। ये हमें डायरेक्टली याद रखना है कि HCl के साथ रिएक्शन कराई जाती है अगर O2 के साथ में। कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कैटलिस्ट होना चाहिए Cu2Cl2। अगर HCl की रिएक्शन O2 से कराई जाती है Cu2Cl2 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है एक तो क्लोरीन Cl2 और दूसरा बनता है H2। इसी मेथड को हम बोलते हैं डेकन मेथड बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत इजी रिएक्शन है। जैसे देखो क्लोरीन की रिएक्शन कराई हमने मेटल के साथ में, मेटल है हमारे पास सोडियम और ये है हेलोजन, ठीक है, Cl2। तो क्या बनाएगा, मेटेलिक क्लोराइड बन जाएगा। अब सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो एक क्लोरीन यहाँ अटैच हुआ, NaCl बना। इसी तरीके से Cl2 + Mg, मेटेलिक क्लोराइड बनाना है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, तो ये बन जाएगा MgCl2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, तो यहाँ बन जाएगा AlCl3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है। क्लोरीन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो देखो जैसे नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन होगी तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं हमारे पास जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पर P4 का, तो Cl2 + P4 लिमिटेड और एक्सिस, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बनाएगा तो ये हैलाइड ही। जैसे जैसे हमने ऊपर भी मेटल के साथ में रिएक्शन कराया था तो क्या बनाया था इसने, मेटेलिक हैलाइड। इसी तरीके से यहाँ भी क्या बनाएगा, नॉन मेटेलिक हैलाइड बनाएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि अगर P4 लिमिटेड है मतलब फॉस्फोरस कम है, तो फॉस्फोरस कम है तो ऑक्सीडेशन नंबर कम वाला बनेगा। P4 एक्सिस में है मतलब फॉस्फोरस ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला हमें बनाना है। मतलब फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से होते हैं, +3 और +5। तो क्या याद रखना है, अगर लिमिटेड है तो +3 में बनाना है और एक्सिस में है तो +5 में बनाना है, PCl3 एंड PCl5। ठीक है, ये एक याद रखने का तरीका है सिर्फ। सल्फर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl2 + S8 क्या बनेगा, H2Cl2 बन जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद अमोनिया। ठीक है, तो देखो अमोनिया के साथ में रिएक्शन ये हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किस तरीके से याद रख सकते हैं, देखो अमोनिया एक्सिस में होगा या क्लोरीन एक्सिस में होगा, बस यहीं से बाय प्रोडक्ट में डिफरेंस आ जाएगा। कैसे कैसे होगा, देखो अगर अमोनिया एक्सिस में है मतलब क्लोरीन कम है, अमोनिया एक्सिस में है और क्लोरीन कम है, तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा नाइट्रोजन में कंपाउंड नाइट्रोजन की गैस निकल जाएगी, और क्लोरीन कम है तो NH4Cl निकल जाएगा। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन ही ज़्यादा है, जो एक्सिस में था वही ज़्यादा है, N2 निकला और NH4Cl निकला। नीचे वाली रिएक्शन में क्लोरीन एक्सिस में है, क्लोरीन एक्सिस में तो देखो यहाँ नाइट्रोजन के साथ 3 क्लोरीन जुड़े, तो मतलब ज़्यादा क्लोरीन वाला कंपाउंड बना है यहाँ पर NH3 में। मतलब NH3 में क्या हुआ, एक एक करके क्लोरीन ने तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और क्या बना दिया, NCl3 + HCl। इस तरीके से हम ये रिएक्शन याद रख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद NaOH, NaOH के साथ में भी 2 टाइप की रिएक्शन है।
एक तो कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा, दूसरा हॉट एंड कंसनट्रेटेड होगा। ठीक है, प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, देखो Cl2 प्लस NaOH। कोल्ड एंड डाइल्यूट का मतलब है, देखो डाइल्यूट भी है और ठंडा भी है। इसका मतलब डाइल्यूट का मतलब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, और कोल्ड का मतलब ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है। मतलब ये कम एनर्जी वाला और कम इफेक्टिव है। हॉट एंड कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है कि इफेक्टिव भी ज़्यादा होगा, और हॉट का मतलब क्या है, एनर्जी भी ज़्यादा होगी, हमने ज़्यादा टेम्परेचर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे, NaCl। अब उसके बाद देखो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, NaOCl, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर, +1, और नीचे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर, +5। ठीक है, तो किस तरीके से याद रख सकते हैं हम लोग, जब Cl2 NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा और कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा, तो Cl2 ऑक्सीडेशन नंबर देखो कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, 0 से ओनली +1 में चेंज हो पाया। ठीक है, और जब हॉट एंड कंसनट्रेटेड होगा तो 0 से किस में कन्वर्ट हुआ, ये +5 के अंदर, क्योंकि यहाँ का NaOH ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई हमारे पास NaOH के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। देखो ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन हो, उसे बोलेंगे हम ऑक्सो एसिड्स। अब ऑक्सो एसिड्स किस तरीके से बनाना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स बने, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स नहीं बनते हैं, ये हमें ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, और हमारे लिए सुटेबल यही रहेगा कि हम ये याद रखें कि कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स नहीं बनते हैं। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं कि ऑक्सो एसिड्स किस किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। जैसे हेलोजन है यहाँ पर, तो हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन सा हो सकता है, +1, +3, +5 और +7, ये 4 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। तो +1 के लिए है HOX, +3 के लिए HXO2, +5 के लिए HXO3 और +7 के लिए HXO4। अब बात करें हम लोग फ्लोरीन के केस में, तो फ्लोरीन के केस में देखो, फ्लोरीन के केस में पहले ही बता दिया गया है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन सा होता है, -1 और 0 ही होता है। इसके अलावा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर लाई ही नहीं कर सकता, +3, +5, +7 तक वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता। और प्लस में खुद इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियडिक टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसीलिए फ्लोरीन कौन कौन सी स्टेट में होगा, या तो -1 में होगा या 0 में होगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ओनली 1 ऑक्सो एसिड के केस में। तो इसने क्या बनाया, HOF बनाया। ठीक है, क्लोरीन के केस में यहाँ पर चारों के चारों बनेंगे 1, 3, 5, 7 के। ब्रोमीन के केस में 1, 5, 7 और आयोडीन के केस में 1, 5, 7, ये हमारे पास ऑक्सो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, एक कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये है कि जैसे अभी मैंने बोला कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ओनली -1 और 0 होता है, यही होता है। तो यहाँ पर इसने +1, जैसा कि स्टार्टिंग में बोला गया था, इन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर, +1। तो क्या फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पर +1 है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की हम धीरे धीरे बात करते हैं। देखो HOF, HOCl, HOBr और HO, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे हम, HOF में ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन की। जब ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे फ्लोरीन के पास में, तो फ्लोरीन के पास आया नेगेटिव। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही है। बाकी सभी हेलोजन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1, और फ्लोरीन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और बाकी सभी के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन का -2। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बाकी इनके हमें नाम याद रखने हैं। नाम कैसे याद रख सकते हैं, देखो जैसे +3 वाले का नाम याद रखना है हमें, क्लोरस एसिड, और +5 वाले का नाम याद है, HClO3 का नाम होगा क्लोरिक एसिड। ठीक है, +3 में हमारे पास +3 से भी और कम जाएंगे। तो ये देखो मैंने बताया था कि कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है अस एसिड, और ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वाला होता है इक एसिड। ठीक है, तो कम ऑक्सीडेशन नंबर वाला है अस, और उससे भी कम गए तो ये हो जाएगा हाइपोअस। हाइपोअस मतलब हाइपोक्लोरस एसिड। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, और क्लोरिक एसिड +5 और इससे भी ज़्यादा चले गए तो ये हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमें नाम याद रखना है। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है
और ये 5-6 बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ये मेंस में भी आया है, एडवांस में भी आया है, नीट में भी आया है। सभी एग्जाम्स में यहाँ से इन दोनों को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है, इनको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है। अब एसिडिक ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाएगा, देखो सबसे पहले हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो +1, +3, +5, +7, ठीक है। एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके उसे बोला जाता है एसिड, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +1, तो देखते ही पता चल रहा है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, और जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एसिड होगा। इसका मतलब लेफ़्ट से राइट जाने पर एसिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन कंसेप्ट है एसिडिटी निकालने का। और हम डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं किसी भी कंपाउंड के केस में, सिर्फ इसी की बात नहीं है, सभी के लिए। नाइट्रोजन के लिए भी ऐसा ही होता है। नाइट्रोजन भी बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, तो उसमें भी यही देखा जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एसिड होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होने का मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन अब बात करें HOF, HOCl, HOBr और HOI, ठीक है, इनमें कौन ज़्यादा एसिड होगा। तो देखो HOF की अगर बात करें, HOF अगर इसे ब्रेक किया जाए तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें OH- और F+ इस तरीके से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, HOF, HOCl, HOBr, HOI, ठीक है। तो देखो इसे हम देखेंगे बेसिसिटी के तरीके से। बेसिसिटी के तरीके से कैसे देखा जाएगा, जो ज़्यादा बेस होगा वो कम एसिड होगा, ठीक है। बेसिसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। और बेसिसिटी कैसे देखी जाती है, जहाँ से OH- ईजिली रिमूव हो सकता है वो ज़्यादा बेस होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जहाँ से OH- ज़्यादा रिमूव होगा वो ज़्यादा बेस होगा और वो कम एसिड होगा। तो अब देखा जाए कि इनमें कंपैरिजन किया जाए OH का, तो OH तो सभी के अंदर कॉमन है। अब देखा जाए कि चेंज हो रहा है हेलोजन, और हेलोजन के चेंज होने के साथ उसका साइज़ भी चेंज हो रहा है, और साइज़ के साथ तो हम थर्मल स्टेबिलिटी 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं। अगर OH के साथ में छोटे साइज़ वाला फ्लोरीन है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि छोटे साइज़ वाले आपस में अच्छी ओवरलैपिंग कर सकते हैं। और HOI की बात करें तो OH का साइज़ तो छोटा और आयोडीन का साइज़ बड़ा, तो जो छोटे बड़े साइज़ वाले होंगे उनके बीच में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी और थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसका मतलब HOF में से OH निकाल पाना बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब ये कम बेस होगा। और OH- HOI में से हम इजीली निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेस होगा। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ इनका, बेसिसिटी का ऑर्डर हुआ ये। तो एसिडिटी का ऑर्डर इनका जस्ट अपोजिट, HOF सबसे अच्छा एसिड, HOCl उससे कम, HOBr उससे कम एंड HOI सबसे कम, ठीक है। तो एसिडिटी के ऑर्डर क्या हो जाएंगे इनके, एसिडिटी के ऑर्डर ये, ठीक है। तो फिर से देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, जो इजीली OH- रिमूव करेगा वो अच्छा बेस होगा और वीक एसिड होगा। तो HOF में साइज़ लगभग सिमिलर होता है तो थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होती है, तो ये OH- इजीली रिमूव नहीं कर पाता, इसीलिए सबसे ज़्यादा एसिड होगा, ठीक है। सेकंड के केस में हमें याद रखना है कि लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होता है तो एसिडिटी भी इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों कंसेप्ट अगर हमें पता हो गए तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हम ईजिली उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए सुपर क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन में हमें क्या कंसेप्ट याद रखना है, ये कई बार भी पूछा गया है अलग अलग तरीके से कंसेप्ट की फॉर्म में बना के। जैसे सुपर एसिड क्या होता है, सुपर एसिड कौन सा इनमें से पॉसिबल हो सकता है, 4 ऑप्शन दे दिए। सुपर एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है, मतलब एसिड से भी ज़्यादा बिहेव क्यों करता है। तो इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हम उसे ईजिली कर सकते हैं अगर हमें ये कंसेप्ट पता है तो। देखो सबसे पहले बात करते हैं सुपर एसिड क्या होता है। Those acid which is stronger than 100% pure sulfuric acid H2SO4। H2SO4 को हम किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं और हम जानते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो एसिड
कंसनट्रेटेड 100% कंसनट्रेटेड H2SO4 से भी अच्छा एसिड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे सुपर एसिड। ठीक है, तो सुपर एसिड कौन सा होता है ऑक्सो एसिड्स के केस में? तो देखो ऑक्सो एसिड के केस में क्लोरीन की 4 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, हमें पता है +1 3 5 7। तो इसके केस में जो +7 वाला है HClO4, इसे हम सुपर एसिड बोलते हैं। ठीक है, और इसे सुपर एसिड क्यों बोलते हैं इसके बारे में देखो, बहुत सिंपल सा रीज़न है सुपर एसिड बोलने का। जैसे देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर +7, तो स्ट्रक्चर हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। +7 में 7 बॉन्ड बनाएगा, तो हमारे पास 3 ऑक्सीजन तो ये कवर हुए और 6 बॉन्ड कवर हो गए। बचा क्या, ओनली OH बचा, तो ये OH हमने यहाँ पर रख दिया, तो ये हुआ हमारे पास HClO4 की स्ट्रक्चर। अब देखो देखेंगे तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये OH- निकाल सकता है। अगर ये OH- निकाल सकता है तो ये बेस की तरह बिहेव करे, अगर स्ट्रक्चर के बेस पे देखा जाए तो। लेकिन अगर OH- निकालने के बजाय हम इसमें से H+ रिमूव कर दें, हमने यहाँ से H+ रिमूव कर दिया, तो जब ये H+ रिमूव होगा तो यहाँ बनेगा O-, और अगर O- बना तो देखो ये 3 डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ जाएगा, रेजोनेंस के साथ में। और अगर ये O- रेजोनेंस के साथ में आया तो ये बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, और केमिस्ट्री हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ चलती है। ठीक है, तो इसीलिए OH- ना निकाल के क्या रिमूव करेगा, H+। और इन रेजोनेंस की वजह से ये बहुत हाई स्टेबिलिटी, 3 डबल बॉन्ड की वजह से बहुत हाई स्टेबिलिटी शो करेगा, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, सुपर एसिड बोला जाएगा। देखो रीज़न भी लिखा हुआ है यहाँ पर, HClO4 इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन क्लोरीन, हमें पता है क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन शो करता है, और रेजोनेंस की वजह से इसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो हाईली स्टेबल होता है, और उसी की वजह से ये क्या कहलाता है, सुपर एसिड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ HCl, HClO2, HClO3, HClO4। तो स्ट्रक्चर हमें याद रखनी है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई भी इनमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ स्ट्रक्चर से नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे जा सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड पूछे जा सकते हैं, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले HOCl की बात, हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1 3 5 7, ऑक्सीडेशन नंबर HOCl में 1 है, तो क्लोरीन की वैलेंसी यहाँ 1 होगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1। तो किस तरीके से उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है, हम सिर्फ इसी तरीके से उन्हें सेट कर सकते हैं। तो ये HOCl का स्ट्रक्चर हुआ। अब बात करें, नेक्स्ट है हमारे पास HClO2। तो HClO2 में हुआ क्या, HOCl में एक क्लोरीन ही तो एक ऑक्सीजन ही तो ऐड किया है, तो हमने यहाँ पर एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, तो स्ट्रक्चर किसका बना हमारे पास, ये HClO2 का। अब HClO3 का स्ट्रक्चर बनाना है तो एक और ऑक्सीजन ऐड किया, और HClO4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो एक ऑक्सीजन और ऐड कर दिया, तो एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऐड करते जाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनते जाएंगे, HOCl, HClO2, HClO3 एंड HClO4। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। देखो सबसे पहले बताता हूँ ब्लीचिंग एक्शन का काम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। ब्लीचिंग रिएजेंट या ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है, जैसे अगर कपड़े पर किसी पर भी डर्ट लग जाती है तो हम डिटर्जेंट डालते हैं, उसमें काम क्या होता है, उसमें काम होता है कि वहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके से या तो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन की वजह से वो डर्ट रिमूव हो जाता है। तो जितना भी क्लीनिंग का काम होता है वो होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। तो हमें याद रखना है ब्लीचिंग मतलब ऑक्सीडेशन वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ ब्लीचिंग वर्ड का मतलब। अब हम ब्लीचिंग रिएजेंट की बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे आगे। तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, Cl2 को जब H2O में डाला जाता है, Cl2 को जब H2O में डाला जाता है, तो ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम हेलोजन की रिएक्शन पढ़ रहे थे, हाइड्रोलिसिस कर रहे थे जब हम। ठीक है, तो Cl2 + H2O प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl + HOCl बनेगा, ये प्रोडक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जीरो से यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो ये -1 और +1 दोनों में चला जाएगा। अब HOCl की अगर बात करें तो HOCl एक्चुअल में है क्या, HOCl का मतलब है HCl + O, मतलब ये क्या है हमारे पास, नेसेंट ऑक्सीजन, और जहाँ नेसेंट ऑक्सीजन आया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब वहाँ पर ब्लीचिंग का काम होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होगी। तो ध्यान रखना, ये जो भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आती है वो किसकी वजह से आती है? जब ClO2 को H2O में डाला जाता है तो HOCl बनता है, और HOCl में एक नेसेंट ऑक्सीजन होता है। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर जनरेट होती है। ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन इट ऑक्सीडाइज अदर थिंग्स, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ Cl2। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं। देखो अच्छे से समझना इसको, ब्लीचिंग पाउडर को। When Cl2 रिएक्ट विद CaOH ट्वाइस, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई जा रही है Cl2 के साथ में, तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर नाम क्यों रखा गया ये हमें पता है, क्योंकि ये ब्लीचिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसे ब्लीचिंग पाउडर बोला जा रहा है। ठीक है, ये ब्लीचिंग रिएजेंट की तरह काम क्यों कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो CaOH ट्वाइस की अगर बात की जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई Cl2 से, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक्चुअल में है क्या? CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का ही तो फॉर्म है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को जब हम मिलाते हैं तभी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसका मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर H2O अवेलेबल है। ठीक है, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन Cl2 से कराई जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में Cl2 ने रिएक्शन किससे किया? H2O से। मैकेनिज्म पर ध्यान देना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अवेलेबल है CaO प्लस H2O, और जब उसके अंदर Cl2 डाला गया तो Cl2 ने रिएक्शन किससे किया? H2O से रिएक्शन किया, और जब H2O से Cl2 रिएक्शन करेगा तो हमें पता है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा HOCl और HCl। HOCl का मतलब क्या है? OCl माइनस और Cl माइनस। देखना इसे मैं रफ करूंगा उसके बाद फिर से लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो HOCl का मतलब क्या है? OCl माइनस, और HCl का मतलब क्या है? Cl माइनस। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में अब क्या हुआ यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर Cl2 जब मिलाया तो Cl2 ने रिएक्शन किया इसके H2O के अंदर, इसके अंदर जो छिपा हुआ H2O है उससे रिएक्शन किया। जब उससे रिएक्शन किया तो क्या क्या बना? उससे रिएक्शन किया तो बना OCl माइनस और Cl माइनस, और Ca+2 तो इसके अंदर है ही। ठीक है, कैल्शियम तो है ही। अब देखो प्रोडक्ट, बस बहुत इजी प्रोडक्ट हो गया अब हमारे पास बनाना। अब देखो किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। Ca+2 को रिएक्ट कराओ इन दोनों से, ये पॉजिटिव है ना और ये दोनों नेगेटिव हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव अटैच होंगे, ऐड कर दो सबको, तो क्या बना? CaOCl माइनस और Cl माइनस, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? CaOCl2 बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बन जाएगा ये हमारे पास? CaOCl2। दूसरा, कैल्शियम जब क्लोरीन से अटैच होगा तो क्या बनाएगा? ये CaCl2 बनाएगा, ये दूसरा प्रोडक्ट हुआ। और H2O तो मैंने बताया, H2O तो इसके अंदर छिपा हुआ है, तो ये जो H2O था यही H2O हमारे पास ये है। कंप्लीट H2O के साथ रिएक्शन नहीं होता, H2O थोड़ा सा बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिएक्शन को याद कर रख सकते हैं बिल्कुल ईजिली। देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ। इससे पहले वाली स्लाइड में हम क्या पढ़ चुके हैं? इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि जब Cl2 रिएक्शन करेगा किसके साथ में? H2O के साथ में। ये रहा रिएक्शन। जब Cl2 H2O के साथ में रिएक्शन करेगा तो HCl और HOCl बनाएगा। HOCl के अंदर क्या अवेलेबल होगा? HCl प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन इसके अंदर अवेलेबल होगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन ही क्या है हमारे पास? ब्लीचिंग रिएजेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर H2O अवेलेबल है। Cl2 जब इस H2O से रिएक्शन करेगा तो Ca+2 तो अलग है ही, और Cl2 प्लस H2O मिलके क्या बनाएंगे? OCl माइनस और Cl माइनस। अब अगर इन प्लस माइनस को जोड़ दें तो प्रोडक्ट बनेगा CaOCl2। ठीक है, और Ca+2 जब इस Cl2 से रिएक्शन करेगा तो CaCl2 और H2O हमारे पास अवेलेबल है ही। तो ये हुआ हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जब Cl2 ने H2O से रिएक्शन किया था तो HOCl बना था, और HOCl के अंदर नेसेंट ऑक्सीजन होता है। उस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ये ब्लीचिंग पाउडर की तरह बिहेव कर रहा है, ब्लीचिंग रिएजेंट की तरह ये बिहेव कर रहा है नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, इनको अगर कंबाइन किया जाए तो कंबाइन फॉर्म में इन सभी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इनको बस हमने कंबाइन करके रख दिया। जैसे देखो 2 क्लोरीन हुए हमारे पास, 2 OCl2 हुए और 1 Cl2 हुआ, तो ये क्या बना हमारे पास? Ca2OCl2 Cl2। या फिर अगर इसको सिंपल रेशो में लिखे, ये 2 के रेशो में है, तो मोलिकुलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला अगर हम बात करें तो इंपिरिकल फार्मूला
1 के रेशो में लिखा जाता है। तो इनका सिंपल रेशो निकाला तो ये बना हमारे पास CaOCl एंड Cl, और इसे सिंपल फॉर्म में लिख दिया CaOCl2। तो CaOCl2 में ये जो ऑक्सीजन है यही नेसेंट ऑक्सीजन है, और इसी की वजह से ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार IIT में, जिसमें CaOCl2 दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा एटम या कौन सा ऐसा आयन है जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है। तो एक्चुअल में हमारे दिमाग में होता ये है कि एक्चुअल में CaOCl2 ये रिडॉक्स में भी पढ़ाया जाता है, किस किस के अंदर ब्रेक करेगा, Ca+2, OCl- और Cl-, इन तीनों के अंदर ये ब्रेक करता है आयंस में। ठीक है, अभी हमने डिटेल में समझा था तो ये बताए थे मैंने आयन। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किसकी वजह से रखता है, तो ऑप्शन में होता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो इनमें से तीनों में से कोई आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास, वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो लास्ट स्लाइड है हमारी ये कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कंपोजिशन का मतलब क्या है, देखो एक्चुअल में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी किसने शो की, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो की नेसेंट ऑक्सीजन ने। लेकिन जब ब्लीचिंग पाउडर बनाया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 के साथ में, तो ये सभी एक साथ बने, ये जितने भी हमारे पास, और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये सब कंबाइंड फॉर्म ही तो हैं। और इनकी कंबाइंड फॉर्म को ही कैसे लिखा जाएगा, इनकी कंबाइंड फॉर्म को देखो CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में होता है, साथ में CaCl2 भी बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो ये बनता ही है, और H2O तो इसके अंदर अवेलेबल होता ही है। तो इन सब की जो कंबाइंड फॉर्म है, इस सब की कंबाइंड फॉर्म को ही कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। ठीक है, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर में बिल्कुल भी ये छोड़ना नहीं है जो मैंने अभी सिखाया है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हेलोजन फैमिली भी हमारा ख़त्म हुआ। एक्चुअल में P ब्लॉक लगभग कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने बात की थी। ठीक है, इसके बाद एक लेक्चर आएगा हमारे पास इनर्ट गैसेस का, उसमें केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जिनोन की स्ट्रक्चर पढ़नी है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में सिर्फ, और कोई ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो इनर्ट गैसेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर है। तो उसे मैं कोई भी छोटा सा लेक्चर लेके ईजिली उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो P ब्लॉक हो चुका है अब हमारा ख़त्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे D एंड F ब्लॉक। ठीक है।